indirect methods for measuring large distances. लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के इनडायरेक्ट मेथड्स क्या क्या होते हैं? देखिए, कुछ डिस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं, मतलब जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको हम डायरेक्ट मेथड से मेज़र नहीं कर सकते। अब ऐसे ही हम नोट करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आप नोट करिएगा ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ, आप देखेंगे ट्रायंगुलेशन मेथड for the height of an accessible object. Triangulation method for the height of an accessible object. एक एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की हाइट कैलकुलेट करने के लिए मेथड होता है ट्रायंगुलेशन मेथड। अच्छा, एक्सेसिबल का मतलब क्या है? एक्सेसिबल का मतलब ये हो गया, जैसे कि हम बात करें अगर मान लीजिए किसी पोल की, तो पोल का मुझे ये समझ में आता है कि हाँ, पोल कितना ऊंचा है, पोल की हाइट मेरे को आराम से दिखाई देती है कि हाँ, पोल यहाँ तक कितना ऊंचा है, ठीक है। और अगर चाहें तो ड्यू टू बाई एनी मेथड कोई लैडर वगैरह लगाकर हम पोल के बिल्कुल टॉप पोजीशन तक पहुंचकर और वहाँ से मेजरिंग स्केल की हेल्प से उसकी लेंथ को भी मेज़र कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है पोल पर चढ़ना, आप उसको ट्रायंगुलेशन मेथड जो है, ये ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कीजिएगा कैसे, देखिएगा that AB is equal to h be the height of the tree let AB is equal to h be the height of the tree or the tower be the height of the tree or the tower let AB is equal to h be the height of the tree or the tower to be measured, full stop. Let's see the point of observation. Next point लिखेंगे, let capital C be the point of observation at distance small x from capital B. At distance small x from capital B, full stop. और next लिखेंगे आप point, place a sextant एक डिवाइस होती है, बताऊंगा अभी। place a sextant at capital C and measure the angle of elevation. अब इसका एक डायग्राम बनाएंगे। आप इसमें ये मान लीजिए कि जिसकी मेरे को हाइट कैलकुलेट करनी है वो ट्री है, उसकी वो AB हो गया, इसकी हाइट को हमने h मान लिया। और ये कहाँ पर जो ट्री है, ये कहाँ पर खड़ा हुआ है, ये ट्री कहाँ पर लोकेटेड है? ये ग्राउंड पर है। तो ग्राउंड पर जनरली जो ट्रीज हैं वो सीधे ही खड़े रहते हैं, और जब भी हम कभी किसी की हाइट निकालेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही हम उसका निकालेंगे।
तो ये जो हाइट हो गई, ये तो ट्री की हाइट हो गई। फिर मैंने क्या करा कि मैं थोड़ा सा दूर, अब मैं चाहता हूँ कि इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करके मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करूँ। तो हमने क्या करा, लेट AB इज इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ द ट्री और द टॉवर टू बी मेजर्ड। तो AB इज इक्वल टू एच जो है वो या तो कोई टॉवर है और या फिर कोई ट्री है जिसकी हाइट h को मैं मेज़र करना चाहता हूँ बिना टॉवर के ऊपर चढ़े हुए, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड से मेज़र करना चाहता हूँ। तो मैंने ये कहा कि हम जिस ग्राउंड पर, जिस ज़मीन पर ये टॉवर या ये ट्री लोकेटेड है, उससे थोड़ा सा दूर हमने डिस्टेंस ले लिया, एक पॉइंट ले लिया C, एक पॉइंट हमने ले लिया C, ठीक है। अब वो कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ना, क्योंकि ये डिस्टेंस कहाँ पर आएगा, ये ज़मीन पर आएगा। तो मैं मेजरिंग टेप की हेल्प से मेजरिंग टेप का एक स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ रखूँगा और यहाँ से यहाँ तक मैं ये लेंथ मेज़र कर सकता हूँ, क्योंकि ये ग्राउंड वाला डिस्टेंस है। तो हमने क्या कहा कि ये जो डिस्टेंस है C से B के बीच का, इसको मान लिया हमने x। अब जिस तरीके से पेपर पर, कहीं पर पेपर पर अगर कोई एंगल बना हुआ होता है तो वो एंगल मैं मेज़र कर सकता हूँ किसकी हेल्प से, मैं वहाँ पर एक प्रोटेक्टर रख देता हूँ। तो प्रोटेक्टर रखकर हम एंगल मेज़र कर देते हैं। अब इसी तरीके से अगर ग्राउंड पर हमको बड़े बड़े एंगल्स मेज़र करने हैं तो उसको एंगल मेज़र करने की डिवाइस को हम सेक्सटेंट बोलते हैं। तो ये लिखा है, लेट C बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम B। ये C है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि यहाँ से खड़ा होकर मैं उसको देख रहा हूँ, तो यहाँ से खड़ा होकर मैं उसको देख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सेक्सटेंट रख कर और फिर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कैलकुलेट कर दूँगा। ये लिखा है, प्लेस अ सेक्सटेंट एट कैपिटल C एंड मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन। सेक्सटेंट क्या होता है, ग्राउंड पर रखकर एंगल मेजर करने वाली डिवाइस को हम सेक्सटेंट बोल देते हैं। तो सेक्सटेंट को मैंने यहाँ पर रख दिया और यहाँ से मैंने इसका ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा मेज़र कर लिया, ठीक है। तो थीटा मैं मेज़र कर सकता हूँ, तो मैंने मेज़र कर लिया। ये डिस्टेंस x में कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये मैंने कर लिया। लेकिन मेरे को निकालना क्या है, मुझे तो ये हाइट h निकालनी है, ठीक है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, आप ये देखिए, ये थीटा है, ये एंगल है ना, एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, और जो साइड बचती है, जो एंगल के एडजेसेंट होती है साइड, उसको हम बोल देते हैं बेस। तो मेरे पास थीटा के सामने वाली साइड यानी कि परपेंडिकुलर है और मेरे पास बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा रिलेशन होता है, tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में। समझ रहे हैं मेरी बात, बताइए। ठीक है, तो आप इसमें नोट करिएगा कि फ्रॉम राइट एंगल ABC from right triangle ABC, tan theta is equal to perpendicular upon base, यानी कि AB upon BC, AB upon BC, tan theta को तो tan theta ही रहने दो। अच्छा, AB कितना है, AB की वैल्यू है h, और ये जो BC है इसकी वैल्यू x है। मेरे लिए अननोन है बेटा ये वाली चीज़ h, और यही मुझे निकालना है। तो ये x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। It implies that h is equal to x tan theta. लिखिएगा, this is how height of an accessible object is measured. Height of an accessible object is measured. तो इस तरह से हम एक एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब सोचिए, फिर अगर मान लीजिए मेरे पास कोई इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट हो। इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर नॉर्मली तो नहीं कि आपने लैडर लगाई और आप उस पर ऊपर चढ़ गए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। जैसे ट्री है, ट्री पर चलिए एक बार को चढ़ा जा सकता है। पोल है, पोल के ऊपर चलिए चढ़ा जा सकता है। लेकिन माउंटेन के ऊपर चढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए, ठीक है ना, बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि लैडर लगाई और फटाफट चढ़ गए। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं जहाँ पर चढ़ना पॉसिबल तो है लेकिन डिफ़िकल्ट है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोल देते हैं इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। तो अब मैं इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ। तो जैसे पहला मेथड हमारा ये था ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आप लिखेंगे ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, वत्सन नोट करना है। यस सर। ठीक है, कर लो अभी नोट, तो अभी नहीं मिटा रहा हूँ, कर लो।
कर लो तो बता देना जब नोट हो जाए। हो गया? Yes, sir. ठीक है। Triangulation method for measuring the height of an inaccessible triangulation method for measuring the height of an inaccessible object. inaccessible object का मतलब क्या हो गया? अब ये वो वाला ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट हम नॉर्मली आसानी से मेज़र नहीं कर सकते, जहाँ पर चढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक, तो आप नोट करिएगा that AB is equal to h be the height of a mountain to be measured. Let AB is equal to h be the height of a mountain that AB is equal to h be the height of a mountain to be measured. Full stop. नेक्स्ट वन लिखेंगे इसमें भी by using a sextant, comma, we first measure the angle of elevation of its peak. We first measure the angle of elevation by using a sextant. We first measure the angle of elevation of its peak, from a point C on the ground. From a point, पहले नोट करिए फिर समझाता हूँ क्या है ये तरीका। From a point C on the ground, comma, let it be theta 1, ठीक है, let it be theta 1। अगला पॉइंट नोट करिएगा कि move the sextant to another position capital D. Move the sextant to another position capital D. Move the sextant to another position capital D. Such that CD is equal to small d. Such that capital CD is equal to small d. ठीक है, full stop. Again measure the angle of elevation. Again measure the angle of elevation
अगेन मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन, कॉमा करके लिखें लेट इट बी थीटा 2। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप ये समझिए हमारे पास अब एक माउंटेन है। अब माउंटेन को मान लो ऐसे, ये इस तरीके से है माउंटेन, ये ऐसे एक माउंटेन है, ठीक है। अब आपसे ये कहा जाए भाई आप इस माउंटेन की हाइट निकालिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि माउंटेन जो है इस पोल की तरह या फिर एक बिल्डिंग की तरह या फिर एक ट्री की तरह सीधा नहीं होता। माउंटेन जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। और जब हमसे हाइट पूछी जाती है ना, तो हाइट जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में निकाली जाती है। ये नहीं कि भाई कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ है तो आप टेढ़ी मेढ़ी हाइट निकालोगे, नहीं। हाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज कॉल्ड हाइट, ठीक है। तो अब अगर ये माउंटेन है तो हम ये कहेंगे भाई माउंटेन का पीक तो एक ही होगा, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, तो पीक इसका ये हो गया, ठीक। और अगर इसकी हाइट निकालनी है तो मैं ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है पहाड़ पर चढ़ने वाला, मैं इसके अलावा तो मेजरिंग टेप को लटकाऊंगा नहीं, तो वो मेरे को स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देगा नहीं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मतलब ये वाला चाहिए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये वाला, ठीक। अब ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करने के लिए भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं इस पहाड़ की खुदाई करूँगा क्या, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इसको इसी वजह से कहा जाता है कि ये एक्सेस करना इजी नहीं है ऐसे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर पहली बात तो चढ़ना आसान नहीं है, चढ़ना मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि अगर चढ़ गए तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यानी कि इसकी जो हाइट है वो आप कैसे मेज़र करेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, आप क्या करें, आप सबसे पहले जो इसका पीक है ना, इस पीक को आप बोल दीजिए ए, और जो इसका बॉटम है वो हमको दिखाई नहीं देगा। हमको तो ये ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिस ग्राउंड पर ये माउंटेन लोकेटेड है, ठीक है। तो हमने कहा कि अंदर की तरफ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, अंदर की तरफ यहाँ पर बेटा एक पॉइंट होगा बी, ठीक है। और इसको मैंने बोल दिया कि ये परपेंडिकुलर है। फिर ग्राउंड पर रखकर एंगल मेजर करने वाली डिवाइस को, जैसे पेपर पर रखकर एंगल मेजर करने वाली डिवाइस इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टर, ऐसे ही ग्राउंड पर रखकर एंगल मेजर करने वाली डिवाइस को बोलते हैं सेक्सटेंट। तो अब मैंने क्या करा कि ये जो सीधी डिस्टेंस है ये निकालने के लिए मैंने क्या करा, सेक्सटेंट एक बड़ी सी डिवाइस होती है, तो उस डिवाइस को उठाकर पहले मैंने पॉइंट सी पर रख दिया, यहाँ पर इसको मैंने बोला पॉइंट सी। यहाँ पर सेक्सटेंट को रखा और रखने के बाद देखिए वो इस तरीके की डिवाइस होती है। ऐसा नहीं है कि उसको ग्राउंड के अंदर मैंने कोई ड्रिल कर दिया, वो ऐसी डिवाइस होती है जैसा कभी अगर आपको ध्यान हो कि अगर हम रास्ते में कहीं पर जाते हैं तो अगर किसी नए रास्ते पर नया हाईवे बन रहा होता है तो हाईवे पर आपने कभी देखा होगा येलो कैप पहनकर सिविल इंजीनियर्स खड़े रहते हैं। तो उनका काम क्या होता है कि आपने देखा होगा वो एक ट्राइपॉड जैसी एक डिवाइस होती है और उसके ऊपर कैमरे जैसी एक डिवाइस लगी रहती है। तो ऐसी ही डिवाइस होती है, यहाँ पर उसको रखा और उसके थ्रू देखा जाएगा इसके पीक को, माउंटेन के पीक को। माउंटेन के पीक को देखा और उसका स्क्रू टाइट करके उसको वहीं पर एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करके उसकी स्क्रीन पर एंगल लिखा हुआ आ जाता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले मीटर बना रहता था उस पर, लेकिन आजकल डिजिटल है। तो डिजिटल आजकल सेक्सटेंट अवेलेबल है मार्केट में, तो उस पर आपको एग्जैक्ट एंगल लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अब आपने क्या करा, आपने पॉइंट सी पर सेक्सटेंट को रखा और ए को देखा यहाँ से। जब आपने ए को देखा तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मिल जाएगा। दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज कॉल्ड थीटा 1, इसको बोलेंगे थीटा 1, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि ये जैसे मैंने यहाँ पर थीटा निकाला था एंगल, तो ये पोल का तो बॉटम मेरे पास था और ये पॉइंट भी था सी, ग्राउंड पर जो पॉइंट जिस सी पर मैंने सेक्सटेंट को रखा था, तो ये तो लेंथ में आसानी से निकाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ माउंटेन के अंदर वाला जो ये पॉइंट है, यहाँ से और सी तक की लेंथ में कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो ये मेरे लिए दूसरी प्रॉब्लम है। अभी इसका प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर सेक्सटेंट को रखा और एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करा थीटा 1। अब मैंने सेक्सटेंट को उठाकर ना थोड़ी दूर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, और फिर मैंने यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करा। इस पॉइंट को बेटा मैंने बोल दिया डी, और यहाँ से जब मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करा तो इट केम आउट टू बी थीटा 2, ये थीटा 2 हो गया, ठीक है। तो ये अभी तक मैंने वही डायग्राम बनाया है जो यहाँ पर लिखी हुई है कहानी। सुनिए दोबारा से, लेट ए बी इज इक्वल टू एच विद द हाइट ऑफ अ माउंटेन टू बी मेजर्ड। तो ए बी इज इक्वल टू एच, ये माउंटेन की हाइट है जो मैं मेजर करना चाहता हूँ, पहली चीज। दूसरा, by using a sextant we first measure the angle of elevation of its peak from a point capital C on the ground, let it be theta 1। तो पॉइंट सी पर सेक्सटेंट को रखकर इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने मेजर करा, वो आ गया थीटा 1।
move the sextant to another position capital D such that CD is equal to small d। ये जो डिस्टेंस है CD ये हो गया स्मॉल d, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस C से D का डिस्टेंस मैं मेजर कर सकता हूँ, ये मेजर करना हमारे हाथ में है। अगेन मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन लेट इट बी θ2। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसको θ2 मान लिया और उसको मेजर कर लिया, ठीक है। ये करने के बाद अब आप ये देखिएगा कि एक तो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बन गया मेरे पास ABC, एक राइट ट्राइंगल मेरे पास बन गया ABD। तो अब आप यहाँ पर कहेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC और जैसे मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में tan थीटा निकाला था, यहाँ पर tan ना निकालना बेटा cot निकालेंगे। तो यहाँ आप लिखिएगा इन right triangle ABC, in right triangle ABC cot थीटा 1, मैं tan थीटा 1 ना निकालकर cot थीटा 1 निकालूंगा। और cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप ये देखिए राइट ट्राइंगल ABC में ये थीटा 1 है तो इसकी एंगल के सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट वाली साइड इज कॉल्ड बेस। तो मैं यहाँ पर निकालूंगा cot होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो BC अपॉन AB, cot थीटा 1 इज BC अपॉन AB, ठीक है। cot थीटा 1 की वैल्यू आ गई BC अपॉन AB। अब हम क्या करेंगे, अब इसी तरीके से मैं दूसरा राइट ट्राइंगल लूँगा, राइट ट्राइंगल ABD। नाउ राइट ट्राइंगल ABD, अब हम राइट ट्राइंगल ABD की बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर cot थीटा 1 निकाला था, यहाँ पर आप कैलकुलेट करें cot थीटा 2, तो cot थीटा 2 देखिएगा क्या होगा। cot थीटा 2 इज इक्वल टू, तो थीटा 2 के लिए एंगल के सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड बेस। तो बेस यानी कि BD अपॉन परपेंडिकुलर मतलब AB, तो BD अपॉन AB हो जाएगा। cot थीटा 2 इज इक्वल टू BD अपॉन AB। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करिए, इक्वेशन 1 में से बल्कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लिखिएगा सब्ट्रैक्टिंग equation 1 from subtracting equation 1 from equation 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो LHS माइनस LHS cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 इज इक्वल टू BD अपॉन AB। BD अपॉन AB माइनस BC अपॉन AB, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। अब देखिए जब डिनोमिनेटर दोनों के कॉमन है तो मुझे एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इसका भी डिनोमिनेटर AB है, इसका डिनोमिनेटर भी AB है, तो सीधे सीधे मैं कहूँगा कि कॉमन डिनोमिनेटर हो गया दोनों का AB और BD माइनस BC। अब खुद बता दीजिए मेरे को कि भाई BD माइनस BC, इस ये B से लेकर D तक वाली जो लेंथ है उसमें से आप B से लेकर C तक वाली लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बच जाएगा, CD बच जाएगा बस। BD माइनस BC, BD माइनस BC इज इक्वल टू क्या बचा, केवल CD। तो यहाँ लिख देंगे cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 इज इक्वल टू CD अपॉन AB, ठीक है। फिर से लिखो cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 और लिखिए जी CD की वैल्यू क्या है, CD की वैल्यू है स्मॉल d और स्मॉल d मैं मेजर कर सकता हूँ। स्मॉल d क्या है, C से D तक की लेंथ, तो ये मेजर करी जा सकती है। B से C तक मेजर नहीं कर सकते, B से D तक मेजर नहीं कर सकते, लेकिन BD माइनस BC इन दोनों का डिफरेंस CD है, ये तो मेजर किया जा सकता है ना। तो इसको CD को आप लिखिए बेटा स्मॉल d और AB क्या है, AB ही तो है जो मेरे को कैलकुलेट करना था, हाइट ऑफ द माउंटेन।
तो अब h इधर आ जाएगा, cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो अब क्या होगा, ये h जो है, h तो इधर ऊपर आ जाएगा और ये जो पूरा टर्म है cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 ये इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो h इज इक्वल टू d अपॉन cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। दिस इज हाउ height of n, this is how height of an inaccessible object like mountain, height of an inaccessible object like mountain is कैलकुलेटेड। तो इस तरह से एक इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट जैसे कि माउंटेन होता है उसकी हाइट को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए जी, सभी को समझ में आ गया ये? यस सर। ठीक है, बताइए भाई, अनमोल, न्यासा, वत्सल, गरिमा, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। अब इसके बाद तो ये तो दो मेथड हुए, एक ट्रायंगुलेशन वाला एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए, एक हो गया इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद अगला मेथड नोट करेंगे, पैरेलैक्स मेथड। ये पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है? ये जो पैरेलैक्स मेथड है, ये पैरेलैक्स मेथड होता है बहुत दूर वाले, बहुत लंबे डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अर्थ से, मैं ज़मीन पर, ग्राउंड पर कहीं पर भी खड़ा हूँ और मैं वहाँ से सन तक का डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो वो जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट होता है पैरेलैक्स मेथड से। तो अगला मेथड है पैरेलैक्स मेथड। आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पैरेलैक्स, PARALLAX, पैरेलैक्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो यही नोट करना है कि ये पैरेलैक्स होता क्या है, फिर देखेंगे पैरेलैक्स मेथड क्या है। तो पैरेलैक्स में लिखिएगा, पैरेलैक्स इज द अपीयरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन पैरेलैक्स Parallax is the apparent shift. Parallax is the apparent shift in the position Parallax is the apparent shift in the position of an object in the position of an object with respect to another, when we shift our eye sidewise, when we shift our eye sidewise, अब देखिएगा पैरेलैक्स को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने का तरीका क्या होता है। हो सकता है डेफिनेशन से कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि ये कौन सी डेफिनेशन है। तो देखिएगा, इसमें ऐसा होता है, पैरेलैक्स इज द अपीयरेंट शिफ्ट। तो पहले तो अपीयरेंट शब्द का मतलब समझिए। अपीयरेंट का मतलब ये होता है, जैसे एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में कभी भी पानी फ्लो नहीं करता है, स्विमिंग पूल में हमेशा पानी स्टिल रहता है। तो स्विमिंग पूल को जब मैं ऊपर खड़ा होकर, जहाँ पर जो सरफेस है, ग्राउंड वाली जो सरफेस है, उस पर खड़े होकर जब मैं स्विमिंग पूल के अंदर देखता हूँ, तो स्विमिंग पूल के अंदर देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो बॉटम है, उसकी जो ग्राउंड सरफेस है, वो काफ़ी ऊपर है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्विमिंग पूल ज़्यादा गहरा है ही नहीं और हम आसानी से इसके अंदर चले जाएंगे। लेकिन जब उसके अंदर उतरते हैं तब पता चलता है कि एक्चुअल में तो वो बहुत ज़्यादा गहरा था। तो
तो ये चीज़ आप लोग ना 10th क्लास में कर चुके हैं। एक चीज़ होती है अपीयरेंट हाइट और एक चीज़ होती है एक्चुअल हाइट। तो अपीयरेंट हाइट कौन सी होती है? वो वाली हाइट जो मुझे अपीयर होती है, जो मुझे दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड अपीयरेंट हाइट। और जो एक्चुअल में हाइट है वो तो एक्चुअल में हाइट वो उसके बाद जब अंदर उतरते हैं तब पता चल जाता है कि हाँ वो वाकई में ज़्यादा गहरा था। तो अपीयरेंट इज समथिंग विच अपीयर्स, जो दिखता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो, ठीक है। तो अपीयरेंट जो है वो एक्चुअल में नहीं होता। तो अपीयरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आप ऐसा करके देखिएगा, और शायद आपने कभी करा भी होगा, ऐसे ही बैठे हुए कभी हम कुछ सूझता है हमको भी, कुछ हम खेल करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे हाथ में ये पेन है और हम क्या करते हैं कि इस पेन को हम लगातार देखते जा रहे हैं। इस पेन को बिल्कुल आँख के सामने रखकर हम लगातार देखते जा रहे हैं। तो हमने क्या करा कि अब हमने अपनी राइट वाली आँख को बंद कर लिया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? हम सिर्फ लेफ्ट वाली आँख से देख रहे हैं। हमने राइट वाली आँख को बंद कर लिया, राइट वाली आँख को बंद कर लिया, लेफ्ट वाली से देख रहे हैं। हम क्या करिए, एकदम से लेफ्ट वाली को बंद करो, राइट वाली को ऑन कर लो, राइट वाली को खोल लो, लेफ्ट वाली को बंद करो। तो आपको लगेगा कि आप जो आँख बंद कर रहे हैं ये उसी तरफ शिफ्ट हो जाता है। करके देख लो खुद। आप सामने पेन रखिए और एक बार लेफ्ट आँख को बंद करो और फिर क्या करो, अब आप सिर्फ इसको राइट वाली आँख से देख रहे हो। अब आप राइट वाली बंद करो, लेफ्ट खोल लो, साथ में करना है ये काम। राइट वाली बंद, लेफ्ट वाली ओपन, राइट वाली बंद, लेफ्ट वाली ओपन। तो आप देखेंगे राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फिर लेफ्ट वाली बंद करो, राइट वाली को ओपन करो, तो लेफ्ट वाली को बंद करा, ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 2-3 बार करके देखो, ऐसा लगता है कि ऐसे 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 शिफ्ट हो रहा है। करके देखा है पहले कभी किसी ने ऐसे? और मैं सिर्फ पेन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप घर में बैठे हुए हैं, आपके सामने अगर आपका टीवी रखा हुआ है, आपके सामने लैपटॉप रखा हुआ है या फ्रिज रखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, पेन को तो मैंने हाथ में होल्ड कर रखा है, आप ऐसे करके देख लो, ऐसे ऐसे आप इस तरह से करके देख लो। बताइए शिफ्ट होता हुआ नजर आया कि नहीं, ये बता दो पहले मुझे। यस। ठीक है, आप इसको ऐसे रखेंगे, पेन को सामने रखेंगे, राइट वाली आँख को इनिशियली आपने बंद कर लिया, जैसे आँख मारते हैं उसी तरीके से आपने राइट वाली आँख को बंद कर लिया। बंद करने के बाद में फिर आपने क्या करा, लेफ्ट को बंद करो, राइट को एकदम से खोल लो, साइमल्टेनियसली करना है, लेफ्ट बंद राइट ओपन, राइट बंद लेफ्ट ओपन। तो जो आप बंद कर रहे हैं हल्का सा उसी तरफ शिफ्ट हो जाता है पेन, ऐसा होता है, ठीक है। और ये जो शिफ्टिंग है ना, इसी शिफ्टिंग को हम बोल देते हैं पैरालैक्स। बताइए क्लियर है? अक्षत, अनमोल, गरिमा, न्यासा, वत्सल, आप सबने ये चीज़ करके देख ली होगी, अभी प्रैक्टिकली करके देख लिया ना, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा। आगे देखिए, इसमें एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है इसमें आप ऐसे लिखो, O, इधर लिखिए L, इस तरफ लिखना L और इस तरफ लिखना R, O, L और R, ठीक है। इधर लिखो S, इधर लिखो S, जो बीच का डिस्टेंस है इसको लिखो स्मॉल b, और ये जो बीच में एंगल है इसको लिखिएगा थीटा। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि पैरेलैक्स इज द अपीयरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट अवर आई साइड वाइज। तो क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को एक जगह शिफ्ट करके अपनी आँख को एक बार इधर और एक बार इधर करेंगे, तो वो मतलब उससे ज़्यादा बेटर ये लगता है कि एक बार सिर्फ लेफ्ट आई से देखो, एक बार सिर्फ राइट आई से देखो। तो जो आँख आप बंद करते हैं वो उसी तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए मैंने लेफ्ट आई को बंद करा और मैं राइट आई से देख रहा हूँ, ठीक। अब मैंने राइट को बंद करा और लेफ्ट से, तो मेरी ये वाली आँख खुल गई ना, तो यहाँ से और यहाँ शिफ्ट हो गई मेरी आई। फिर मैंने क्या करा, लेफ्ट वाली को बंद फिर मैंने राइट वाली को ओपन करा। तो राइट वाली को ओपन करा तो पहले मैं लेफ्ट से देख रहा था, राइट को ओपन करा तो मैं मेरी जो आई है फिर वो यहाँ शिफ्ट हो गई। एक बार में एक ही आई से देख रहा हूँ ना। तो ये हो गया कि अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट को जैसे कि मैं पेन देख रहा था, अगर मैं उसको लेफ्ट आई से देखूंगा तो लेफ्ट आई से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना हो गया, s। सिमिलरली अगर राइट आई से देखूंगा तो राइट आई से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना हो गया, s हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये जो LO है और RO है, O इज फॉर ऑब्जेक्ट, L इज फॉर लेफ्ट आई, R इज फॉर राइट आई,
इन दोनों के बीच का जो एंगल, ये जो बीच का जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड थीटा, दिस एंगल इज कॉल्ड पैरालेक्टिक एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड पैरालेक्टिक एंगल। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए बेटा। तो अब आप लिखेंगे इधर, इसी कॉन्सेप्ट को नोट करना है। नोट करिएगा कि एंगल LOR is equal to theta is called parallax angle, is called parallax angle or parallactic angle. Angle LOR is equal to theta is called parallax angle or parallactic angle. ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम ये कहते हैं कि एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि अगर मान लीजिए हमने कोई भी एक आर्क ली, मान लीजिए ये एक आर्क है, आर्क ये है, एक्चुअल में है क्या ये, आप ये समझ लीजिए कि बड़ा सा एक सर्कल था और उस सर्कल के अंदर से मैंने एक ये टुकड़ा काट कर निकाला है बाहर। तो इसको क्या बोल देते हैं, ये जो हम काट कर टुकड़ा बाहर निकाल लेते हैं सर्कल में से, इसको हम बोल देते हैं बेटा सेक्टर। ये वाला एंगल होता है थीटा और ये जो एल होता है ना, एल, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि एक बहुत छोटी सी चीज़ हमने 10th क्लास में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमने वो चीज़ करी थी या नहीं करी थी। इसमें होता क्या था कि अगर मुझे एरिया निकालना होता था ना सेक्टर का, एरिया ऑफ अ सेक्टर, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर जब हमको निकालना होता था तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते थे, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। सिर्फ ये काम करते थे कि एरिया जो ट्रायंगल का, जो सर्कल का एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें मुझे बस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई कर देना होता था। पहली चीज़ तो ये। इसी तरह से जब हम ये कहते थे लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, तो लेंथ ऑफ एन आर्क ये क्या होता था, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये एक तरह से ऐसा हो गया कि अगर सर्कल की बात करी जाए तो पूरा बड़ा सर्कल तो ये था, ठीक है, लेकिन उसमें से एक एक टुकड़ा काट कर निकाला हमने, मतलब ये सेक्टर काट कर निकाला, तो उससे उतने की लेंथ बतानी है, यानी कि आपको इस सेक्टर का सर्कमफ्रेंस बताना है। तो जब सेक्टर का एरिया निकाला था तो क्या करा था, थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कल का एरिया। अब सेक्टर का सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस का एरिया 2 पाई आर। मेरी बात समझ में आ गई? कुछ याद है, ये शायद 10th क्लास में एरिया रिलेटेड टू सर्कल में शायद करा था ये, मुझे ध्यान नहीं आ रहा आपके सिलेबस में था या नहीं, ठीक है। तो हम ये करते थे कि ये वाला हमने लेंथ ऑफ आर्क निकालने का ये फॉर्मूला होता था, ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो फॉर्मूला होता था, ये फॉर्मूला इस तरह से होता था कि जब भी कभी हमें एंगल जो है वो डिग्री में दे रखा होता है, मतलब हमने जो एंगल्स देखे थे अभी तक जो हमने एंगल्स देखे हैं वो डिग्री में ही देखे हैं, हाँ। तो अगर कभी भी कोई एंगल डिग्री में दे रखा है तब तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इफ एंगल इस गिवन इन, नोट कर लीजिएगा सब कुछ, इफ
इफ एंगल इज गिवन इन रेडियंस, तो भाई ये वाली जो यूनिट है ये आप लोगों के लिए नई यूनिट है। एंगल, इफ एंगल इज गिवन इन रेडियंस, तो ये यूनिट आप लोगों के लिए नई है और मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए क्या होता है, ये जो 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई RAD लिख देते हैं बस, रेडियंस। 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो इसी तरह से आप ये सोच लो कि भाई 180 डिग्री में रेडियन कितने होते हैं, पाई, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे, पाई अपॉन 180। और इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 60 डिग्री में बताओ फिर कितने हो गए, 1 डिग्री में पाई अपॉन 80, पाई अपॉन 80, तो फिर 60 डिग्री में कितना, 60 इंटू पाई अपॉन 80। ये सिंपल यूनिटरी मेथड कि भाई एक टॉफ़ी जो है वो इतने रुपए की है, तो 60 टॉफ़ीज़ कितने की, 60 इंटू इतना, बस वही चीज़ है। 1 डिग्री जो है वो पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होता है, तो 60 डिग्री कितना, 60 इंटू पाई अपॉन 180। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 तो 6, 6 3 जा 18, तो ये हो गया पाई अपॉन 3 रेडियंस। मेरी बात सबको समझ में आ गई कि कोई भी एंगल अगर डिग्री में दे रखा है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। कोई भी एंगल अगर डिग्री में दे रखा है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताइए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, कोई भी एंगल दे रखा हो उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। 90 डिग्री दे रखा हो तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, वो आ जाएगा पाई बाई 2। आप पूछेंगे यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू वही है 22/7। ठीक है, तो इस तरह से रेडियन में निकल जाता है। तो मैंने जो यहाँ लिखा है, इफ एंगल इज गिवन इन रेडियंस देन थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, देन थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। अगर एंगल रेडियन में है तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाते हैं। L क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ आर्क, L है यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क, और R क्या है, रेडियस ऑफ आर्क। तो अगर इसकी बात करी जाए तो बेटा लेंथ ऑफ आर्क तो ये हो गया L, और रेडियस कितना है, ये सेंटर वो है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक, अब मैं वापस पैरालैक्स पर आता हूँ। पैरालैक्स में आपने इतना लिख लिया, बहुत बढ़िया लिखा, कोई बात नहीं, ये इसकी मेरे को आगे ज़रूरत पड़ने वाली है इसमें। अब इसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि अगर हमको एंगल डिग्री में दे रखा है, अगर एंगल डिग्री में दे रखा है तो तब लेंथ ऑफ आर्क में और रेडियस में, तब लेंथ ऑफ आर्क में और रेडियस में रिलेशन क्या होता है, तब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस, इसमें रेडियस में रिलेशन है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है, लेकिन अगर हमको एंगल रेडियन में दे रखा है, जो कि 99% ऑफ द केसेस में, यहाँ जब जैसे आप 11th क्लास में आए हैं तो एंगल आपको रेडियन में दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है, आसानी रहती है उससे। तो अगर जब एंगल रेडियन में होता है तो सीधा सीधा रिलेशन थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R प्लस थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, बस ये याद रखना है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो हमें अब करना क्या है, जो पैरालैक्स मेथड है, इस पैरालैक्स मेथड से हम क्या करते हैं, बहुत दूर दूर के डिस्टेंसेस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि स्टार्स का डिस्टेंस, जैसे कि अर्थ से मून का डिस्टेंस, ये सब हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर नोट करिएगा, डिस्टेंस ऑफ द मून और एनी प्लैनेट, डिस्टेंस ऑफ द मून और एनी प्लैनेट, तो उसका अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, लिखिएगा, टू मेजर द डिस्टेंस s ऑफ द मून,
distance capital S of the moon or a far away planet capital P or a far away planet capital P far away planet capital P, we observe it simultaneously from two different positions. We observe it simultaneously from two different positions A and B, from two different positions A and B, separated by a large distance. Separated by a large distance. A B is equal to small b as shown. मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसका. हमने अपने हाथ में एक मेजरिंग टेप ले ली, मेजरिंग टेप जिसको इंची टेप भी बोल देते हैं. हमने एक मेजरिंग टेप ले ली अपने हाथ में. एक डिवाइस होती है ग्राउंड पर एंगल मेजर करने के लिए, एक डिवाइस होती है उसको सेक्सटेंट बोलते हैं. हमने वो सेक्सटेंट ले लिया और सेक्सटेंट लेकर और मेजरिंग टेप लेकर हम एक बहुत बड़े ग्राउंड में पहुंच गए. बहुत बड़े ग्राउंड में पहुंचने के बाद में हमने क्या करा कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया बेटा ए, ठीक है. और ये जो ग्राउंड है इस पॉइंट को ए बोल दो. ये जो ग्राउंड है ये है तो अर्थ की सरफेस पर. अर्थ की सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, हल्का सा कर्व होता है उसमें, ठीक है. वो और अगर हम बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस देखने लगे तो बहुत बड़े बड़े कर्व्स मिलेंगे उसमें. मतलब अर्थ की कुल मिलाकर सरफेस ऐसे घूमती हुई होती है, अर्थ स्फेरिकल होती है. तो अर्थ का सरफेस बिल्कुल प्लेन तो नहीं होता. लेकिन अगर मैं किसी एक ग्राउंड की बात कर रहा हूँ तो ग्राउंड कितना भी बड़ा हो हमको दूर दूर तक वो प्लेन नज़र आता है. तो हमने ये कह दिया कि अर्थ की सरफेस पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है. मैंने क्या करा ये P है. P का मतलब क्या है? आइदर इट इज मून और एनी फार अवे प्लैनेट. तो मैंने A से यहाँ से मैंने इसको P को देखा, मैंने A से P को देखा. तो जब मैंने A से P को देखा तो अब हम क्या करेंगे कि भाई A से जब हम P को देख रहे हैं तो हम थोड़ा टेढ़ा उसको देख रहे हैं, हम उसको थोड़ा टेढ़ा देख रहे हैं. तो हम ये कहेंगे कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्सटेंट को रखिए और सेक्सटेंट को बिल्कुल, सेक्सटेंट से एक्चुअली क्या होती है कि रे ऑफ लाइट निकलती है. आप उस रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री पर सेट कर दो कि जहाँ पर आपने सेक्सटेंट को रखा है वहाँ से रे ऑफ लाइट बिल्कुल ऐसे सीधी चली जाए. तो आपने ऐसा कर दिया, आपने इसे सीधा कर दिया. तो जब सेक्सटेंट ऐसे सीधा है और फिर ये तो एक लाइन तो ये हो गई कि आपने उसको 90 डिग्री पर उसकी लेज़र लाइट को, उसकी बीम को आपने सेट कर दिया. वो 90 डिग्री पर लाइट ऊपर जाने लगी. फिर आपने क्या करा, फिर आपने उस लाइट को उसको आपने धीरे 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 अपनी लाइन ऑफ साइट से मैच कर दिया. मतलब जहाँ पर आप देख रहे हैं मून आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से आपने उसको ऐसे सेट कर दिया. तो सेट करने पर आपने ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लिया. दिस एंगल इज कॉल्ड φ1. इसको बोलेंगे बेटा φ1. तो सेक्सटेंट में ये जो है ऑप्शन होता है कि आप वर्टिकली एंगल मेजर कर सकते हैं. एक लाइन आपने ऐसे सीधी फिक्स कर दी और फिर आपने क्या करा कि फिर आपने उसमें जो देखने वाला होता है, जैसे हम टेलीस्कोप देखते हैं तो वैसे आप उसको घुमाते गए और घुमाने के बाद जहाँ से आपको मून दिखना चालू हो गया वहाँ पर आपने उसको रुककर और स्क्रू टाइट कर दिया. तो एक बीम तो सीधी जा रही है और फिर एक जो है वो लाइट ऐसे आपने टिल्टेड कर दी. ठीक है, 1 मिनट वेट करिए.
वाला एंगल φ1 हो गया। इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी एक बीम ऐसे बना ली, ठीक है, सेक्शन यहाँ पर रखा, यहाँ पर भी ऐसे बना ली, और फिर आपने उसमें से देखते हुए उसको आपने ऐसे एडजस्ट करा। तो इस तरह से आपने क्या कहा, ये वाला एंगल हो गया φ2, ये φ1 हो गया, ये φ2 हो गया, ठीक है। ये करने के बाद में इससे क्या होगा कि अगर मैं ये कहूँ कि मून तो बहुत बड़ा है, तो मून का एक सेंट्रल पॉइंट हमने ये ले लिया, आप कहेंगे कि भाई यहाँ तक आप सेंट्रल पॉइंट तक का डिस्टेंस बता देंगे। तो वो बताने के लिए हमने कहा कि एक लाइन अगर यहाँ से देखी जाए, जो पैरेलल ड्रॉ कर दी जाए इस वाली बीम के और इस वाली बीम के, ये जो लेज़र लाइट की बीम जा रही है, अगर इसके पैरेलल बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, तो बेटा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल, तो ये वाला एंगल φ1, तो ये वाला एंगल भी φ1 है, और ये वाला एंगल φ2, तो ये वाला एंगल भी φ2 है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये हमें एंगल्स की नॉलेज से ये चीज़ समझ में आ गई कि एक एंगल जो हमने यहाँ पर φ1 बनाया, तो एक पैरेलल लाइन, जो पैरेलल लाइन सन तक जाती हुई, सन तक मून तक पहुँचती हुई पैरेलल लाइन मुझे दिखाई नहीं देगी। ये लाइन भी मुझे एक, ये जो लेज़र लाइट की बीम जा रही है यहाँ पर सेक्सटेंट की हेल्प से, ये भी एक लिमिट तक दिखाई देगी, लेकिन ये मून तक पहुँच नहीं रही है। तो मैंने लेकिन ये एंगल निकाला φ1, तो यहाँ पर 100% एंगल φ1 ही बनेगा। ये φ2 निकाला तो यहाँ पर भी 100% एंगल क्या बनेगा, φ2 बनेगा। तो मेरी एक बार आई इस पोजीशन पर थी क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हो गया, ठीक है, और फिर मैं उससे उस सेक्सटेंट को लेकर काफ़ी दूरी पर वहाँ पहुँच गया, तो अब मेरी आई की पोजीशन यहाँ पर आ गई। तो दोनों की हेल्प से बीच में एंगल क्या बन रहा है, φ1 + φ2। तो हम ये कहेंगे पैरेलक्स एंगल इज इक्वल टू थीटा, और ये क्या होता है φ1 + φ2, थीटा इज इक्वल टू φ1 + φ2। मतलब ये बीच वाला पूरा एंगल मेरे को पता चल गया, यही हमारा क्या होता है, पैरेलक्स एंगल होता है। ये बता दीजिए, ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है? न्यासा, वत्सल, निर्मा, अनमोल, बताओ। यस सर। ठीक है, चलिए जी, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक का, इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ए से बी तक का, इसको आप बोल दीजिए बी। हमने बोला ना कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल बी बोल दिया, ठीक। और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, ये जो टिल्टेड डिस्टेंस है, इसको मैंने एस बोल दिया, तो ये भी ऐसा होगा, ये भी ऐसे ही होगा। तो आप ये देखिए, जब बहुत लंबा जब डिस्टेंस होता है, जब डिस्टेंस थोड़ा बड़ा होता है और एंगल उतना बड़ा नहीं होता, एंगल छोटा होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन को अप्रॉक्सीमेटली लगभग एक कर्व लाइन के बराबर मान लिया जाता है। तो जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इसको हम लगभग ऐसे मान लें कि ये तो एक्चुअल में तो स्ट्रेट लाइन थी ए से बी तक का डिस्टेंस, इसको आपने मान लिया कि ये कर्व लाइन है, ठीक है। तो इसको बी बोलो या इसको बी बोलो, इसमें हार्डली आप समझ लीजिए कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेंटीमीटर का अंतर पड़ेगा। तो आप ये कहेंगे ऐसे मैंने स्ट्रेट लाइन को कर्व लाइन कैसे मान लिया, तो 2-3 सेंटीमीटर का अगर फर्क पड़ जाए, वो भी तब जब अर्थ से सन तक की दूरी कैसे निकलेगी, वो कई मतलब लाखों किलोमीटर में होगी। तो लाखों किलोमीटर के सामने 1 या 2 सेंटीमीटर को कंपनसेट किया जा सकता है, उनको हम नलीफाई मानकर चलते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हो या कर्व हो, एक ही बात है। तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे कि ये पूरा एंगल इस थीटा, और ये कर्व लेंथ है, कर्व लेंथ इज लाइक लेंथ ऑफ आर्क, तो कर्व लेंथ इज बी, स्मॉल बी, और आर ये क्या है, जब ये एक कर्व लेंथ बन गया तो इट इज बिहेविंग लाइक दिस टी ए बी, ये इट इज बिहेविंग लाइक अ सेक्टर। तो ये क्या हो गया, कि उसका रेडियस हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एस। समझ गए मेरी बात? थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एस। तो हमारे लिए बेहद आसान है, हम पैरेलक्स एंगल, या तो मैं न्यूमेरिकल कल करूँगा, कल मैं आपकी शाम को लूँगा, फिजिक्स की 4:30 बजे क्लास लूँगा। सभी बच्चे कंफर्टेबल हैं, आ सकते हैं? यस सर। यस सर। बाकी बच्चे बता दें, कल शाम को 4:30 बजे क्लास होगी। हाँ, तो उसमें इसके जो पैरेलक्स मेथड है, पैरेलक्स मेथड के आगे हम न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सीधा है, बस मेरे को बीच का या तो पैरेलक्स एंगल पता हो या ग्राउंड पर ए और बी के बीच का डिस्टेंस पता हो,
तो डिस्टेंस कितना हो गया, b हो गया। तो मुझे कैलकुलेट करना होता है ये वाला लाइन, मुझे s कैलकुलेट करना होता है। क्लियर है, समझ गए? ठीक है। और पैरेलैक्स मेथड अगर आएगा तो पैरेलैक्स मेथड में आपको बस यही एक थोड़ा सा इतना लिखना है, शुरुआत में जो इधर मैंने पैरेलैक्स की डेफिनेशन लिख रखी थी वो लिखना है, और उसके बाद ये डायग्राम बनाकर सीधा ये लिख देना है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। दिस इज आर्क ही है और दिस इज रेडियस। ठीक है, वैसे स्ट्रेट लाइन लेंथ होती है ये से भी तक का डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन लेंथ, लेकिन कई लाख किलोमीटर के साथ में कुछ सेंटीमीटर्स को हम नलीफाई मानकर चल सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आज इतना ही कर लीजिए, कल फिर शाम को 4:30 बजे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं?